Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the chemistry of ethers, and then we will discuss the chemistry of organometallic compounds. So let's begin. ये एक ब्रीफ सा टॉपिक है ईथर्स का. अगर आपने अल्कोहल्स पढ़ी है जो मैंने पढ़ाई थी और उसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी पढ़े हैं आपने, तो ये टॉपिक आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्हीं से कनेक्ट होंगे. ईथर का मतलब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन हो, यानी ऑक्सीजन सराउंड हो कार्बन से, तो उस फंक्शनल ग्रुप को ईथर कहते हैं. जैसे ये डाई इथाइल ईथर कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के इस तरफ भी इथाइल है और इस तरफ भी इथाइल है, तो 2 इथाइल ऑन बोथ साइड्स, सो इट्स कॉल्ड डाई इथाइल ईथर. ये जो कंपाउंड है इसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कह रहे हैं. देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल को पहले इसलिए लिखा, आप जानते हैं कि बी पहले आता है एम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है. एम टी से कोई ताल्लुक नहीं है. टर्शियरी का टी जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम नहीं लेते, मैं बात कई दफा बता चुका हूँ. अच्छा, ये डाइविनाइल ईथर हो जाएगा. इसी तरह ये इथाइल और फिनाइल ईथर. तो ये तो खैर इनके कॉमन नेम्स हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कन्विंस करें अपने आप को कि ऑक्सीजन अगर दोनों तरफ से कार्बन से सराउंड हो, यानी एल्काइल्स हो या एल्किनाइल्स हो या एराइल हो, तो वो हम उसको ईथर कहते हैं. और ईथर जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये अब तक जितने हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, यानी एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स, अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स, उन सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है ये. जितने मेरे इतने सारे नाम लिए उनमें लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ईथर है. एल्केन का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि एल्केन फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है, ठीक है. मैं बात बता चुका हूं आपको. तो बहरहाल एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है और होना भी चाहिए क्योंकि एल्केन तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है. तो लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें सबसे कम रिएक्टिव है ये ईथर, ठीक है. इनर्ट कहते हैं जो चीज रिएक्टिव नहीं होती है, लेस रिएक्टिव होती है, ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होती है. मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. क्यों अनरिएक्टिव? इसलिए अनरिएक्टिव है कि जो इसका जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो इतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंपैटिबल नहीं है. देखिए ये इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है और दोनों तरफ कार्बन है, यानी एक तो पहली बात अनसैचुरेशन नहीं है, तो वो जो इतने सारे फीचर्स एडिशन रिएक्शन वाले होते हैं वो तो उसमें खत्म हो गए. मतलब जो एल्कीन और कार्बोनाइल में होते हैं, है ना. एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है एडिशन रिएक्शन के लिए, और कार्बोनाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो फीचर खत्म हो गया. और दूसरा एल्कोहल, चले मान लिया कि वो भी सैचुरेटेड होता है, लेकिन एल्कोहल के पास एक तो एसिडिक प्रोटॉन होता है, यानी हाइड्रोजन जो एल्कोहल का होता है जो O के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, वो रिमूवेबल होता है, अगर कोई बेस आया उसको निकाल सकती है. और उसके बाद वो ऑक्सी एनाइन जो है, रिजल्टिंग ऑक्सी एनाइन, वो अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है. एक तो एल्कोहल इटसेल्फ न्यूक्लियोफिलिक होता है, लेकिन ऑक्सी एनाइन जब बन जाए, यानी इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है एल्कोहल की, तो वो मजीद रिएक्टिव हो जाती है और फिर वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोफाइल्स पर अटैक करती है, जैसे कार्बोकैटाइन सेंटर है या कार्बोनाइल्स है. यहाँ मसला ये है ईथर में कि ये ऑक्सीजन जो है ये डाइवेलेंट है और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और अनफॉर्चुनेटली ये हम कोई एल्काइल निकाल भी नहीं सकते कि जिससे हम O पे नेगेटिव चार्ज लिया है. तो अब इसको इसी हालत में अटैक करना पड़ता है इस लोन पेयर के साथ. अब अटैक करेगा तो ये ट्राइवेलेंट हो जाएगा, यानी ऑक्सोनियमाइन बन जाएगा, ठीक है. और बाद में मसला ये है कि एल्काइल इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, एल्काइल निकलता भी नहीं है, तो इसलिए ट्राइवेलेंट हो भी गया तो ये वापस डाइवेलेंट हो जाएगा, जिस चीज पे इसने अटैक किया वो वापस रिमूव हो जाएगी. तो चांसेस के रिएक्शन के इसकी रिएक्टिविटी कम होती है. हाँ, कुछ रिएक्शंस होते हैं, मैंने इनर्ट अनरिएक्टिव जरूर कहा है, लेस रिएक्टिव जरूर कहा है, लेकिन ये नहीं है कि टोटली अनरिएक्टिव है. हम देखेंगे कि कब ये किसी एसिड से प्रोटोनेट हो उसका ऑक्सीजन, तो बाद में हम इसका एल्काइल रिमूव कर सकते हैं एक तरीके से, वो हम देखेंगे जब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे. ये कोई स्टूडेंट हैं जो लिखते हैं, Muzammil Ali from Kahota, he asks which one is more reactive, ether or alkane? Yes, ether is more reactive because ether is a functional group, alkane is not a functional group. And remember, functional group is a reactive species, ठीक है. हाँ, ईथर का जो कंपटीशन है बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के मुकाबले में ये है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है. सर सी पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सी पे पार्शियल चार्ज आएगा, तो सी एक न्यूक्लियोफाइल लेके भी तो निकल सकता है.
नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आप यू मीन टू से कि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ वाली कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव होगी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस सेंस में आप कहना चाह रहे हैं कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस अल्फा कार्बन पर अटैक करे और इस एल्कोक्सी को निकाल दे, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी, मुझे अंदाजा आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि एल्कोक्सी भी कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एल्कोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे आपने तो अक्सर जगहों पे देखा है, जैसे जैसे ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बोनाइल सेंटर पे अटैक करता है और बाद में वो एल्कोक्सी निकलता है। लेकिन वहां पे निकलना जो है ना वो एक अलग ड्राइविंग फोर्स है। वहां पे जो ऑक्सी एनाइन बनता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर, वो पुश करके उसको निकालता है, हम जब वापस कार्बोनाइल बॉन्ड रिटेन करता है। यानी मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म एक दफा पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल पे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है और फिर वो वापस कोलैप्स करता है। तो जो कोलैप्सिंग होती है उस इंटरमीडिएट की, वो पुश होता है जो एल्कोक्सी को निकालता है। यहाँ पे ऐसा कोई पुश नहीं है, मतलब आप अगर ये समझ रहे हैं भाई सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल आए, कोई भी उठा के ले आए, यहाँ अटैक करके निकाल दे, तो ये इतना वीक बॉन्ड नहीं है कि इतनी आसानी से निकल जाए। हाँ, अगर आपको उसको निकालना है ना तो वही काम करना पड़ेगा जो आप हाइड्रोक्सी को निकालने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? आप उसको प्रोटोनेट करते हैं ताकि गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, फिर एज अ वाटर में निकलता है। यहां पर भी यही होगा। आप अगर इसको HI हाइड्रो आयोडिक एसिड से ट्रीट करेंगे इस डाइथाइल ईथर को, तो O जो है ये OH में कन्वर्ट होगा, पहले ऑक्सोनियम आइन में O पॉजिटिव और H यहाँ आएगा, फिर आयोडाइड इस अल्फा कार्बन पे इस पे एक ही बात है अटैक करेगा और इस इथेनॉल को निकाल देगा, यानी ये इथॉक्साइड नहीं निकलेगा, इथेनॉल बन के निकलेगा। तो तब चांस होता है। और मैंने बल्कि मुझे याद आया लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूज और न्यूक्लियोफ्यूज। तो अगर हम उस टर्म में बात करें तो ये इलेक्ट्रोफ्यूज बन के निकलेगा, न्यूक्लियोफ्यूज बन के नहीं निकल सकता बिकॉज ऑफ समहाउ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और बाकी बातें उस्मान जब अब इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे ना वहां पे भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे अगर जवाब दूंगा तो मुझे काफी टाइम लगेगा, तो लेट मी गो इन द मिडिल ऑफ माय लेक्चर, प्रोबेबली आपको काफी आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। फिर भी नहीं, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क अगेन, बट जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes so that I may come in the middle of this lecture. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, इनकी जो वो है बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं बहुत, एंड दैट मेक्स सेंस। इसलिए कम होते हैं कि ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इसलिए कम होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना नहीं होता। यही सिमिलर एग्जांपल हमने अल्कोहल जब हम पढ़ रहे थे जब भी देखी थी, और वहां मैंने कहा था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इफ यू कंपेयर 34.6 36, अचानक से 117 शूट करता है इस कंपाउंड के लिए। तो रीजन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही बात यहाँ पर भी है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, 74 72 74, लेकिन यू मे सी द डिफरेंस बिटवीन the two extremes, alcohol and the ether, and the reason is no hydrogen bonding found between ether. जी पीछे कर दें जी, सही है सर। okay, now come to the synthesis of ethers. विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखें, आपको ईथर बनाना है ROR, तो आप यूं समझ लें कि एक RO एक न्यूक्लियोफाइल हो एल्कोक्सी एनाइन, और वो किसी हेलो एल्केन पे अटैक करे और X को डिपार्ट करे, यानी SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, तो ये ईथर बन सकता है। यानी इस RO नेगेटिव ने इस R पे अटैक करके X को निकाल दिया इन अ साइमल्टेनियस मैनर, यानी ये अटैक एल्कोक्सी का R पे और इस X का निकलना ये एक ही स्टेप में हुआ है, ठीक है। नाउ कम टू द रियल एग्जांपल, कि पहले बता दूं कि ये क्योंकि SN2 कह रहे हैं तो उसका मतलब है ये जो R है यानी हेलो एल्केन वाला R, यानी ये जो अल्फा कार्बन है इसकी नेचर प्राइमरी या समटाइम सेकेंडरी होनी चाहिए बट नेवर टर्शियरी, ठीक है। अगर ये आपका R, ये X वाला R ये टर्शियरी होगा तो SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंड्रेंस हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल को वो अप्रोच ही नहीं मिल पाएगी इस लिविंग ग्रुप को डिपार्ट करने के लिए, बैक साइड से अटैक करने की। हाँ, ये जो एल्कोक्सी वाला R है यानी R प्राइम यानी न्यूक्लियोफाइल वाला, ये कुछ भी हो, रिपीट कर देंगे। मैं रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूं कि जो हेलो एल्केन वाला R है यानी ये R,
ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। टर्शरी अगर होगा तो SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बिहाइंड द लिविंग ग्रुप अटैक करता है ताकि लिविंग ग्रुप निकाल सके। अगर ये हिंडर्ड होगा R, तो न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस ही नहीं मिलेगा, अप्रोच ही नहीं मिलेगी कि वो X को निकाल सके। तो इसको लेस हिंडर्ड होना है, लेस क्राउडेड होना है, और लेस हिंडर्ड या लेस क्राउडेड का मतलब है ये प्राइमरी हो तो बेस्ट है, सेकेंडरी भी चल जाएगा लेकिन टर्शरी कभी नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, जबकि ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला R प्राइम है, ये कुछ भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी हिंड्रेंस, हालांकि टर्शरी में हिंडर्ड होगा ये भी, लेकिन इसकी हिंड्रेंस से हमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अटैक तो ऑक्सीजन कर रहा है, ऑक्सी एनाइन। तो अगर पीछे कोई बड़ा सा बल्कि ग्रुप लगा भी है तो लगे रहने दे, ये तो आगे से ट्रेवल करके ऑक्सी एनाइन जो है इधर अटैक करेगा R पे, X को निकाल देगा। तो इसलिए एल्कोक्सी का जो R है, यानी R प्राइम जो लिखा है, वो टर्शरी भी हो तो चलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक R है यानी RX वाला R, वो टर्शरी ना हो। ठीक है। अभी रिएक्शन देखते हैं तो आपको और बेहतर समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये एल्कोक्सी बनाना सीख लें, उसके बाद हेलो एल्केन पे अटैक दिखाएंगे। यकीनन एल्कोक्सी जो एनाइन है वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से बनेगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। सोडियम हाइड्राइड इज अ बेस दैट विल एब्स्ट्रैक्ट द अल्कोहलिक प्रोटॉन टू गिव द एल्कोक्सी एनाइन। ये रहा आइसोप्रोप ऑक्साइड, सोडियम आइसोप्रोप ऑक्साइड। ठीक है। जनरली आप इसको RO नेगेटिव कह लें। ठीक है। अब ये देखें, ये हेलो एल्केन आया यानी इथाइल ब्रोमाइड लिया है, लेट्स सपोज, तो इस O नेगेटिव ने इस अल्फा कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन डिपार्ट किया और सब्स्टिट्यूशन हो गई। देखिए, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। यहीं पे बात समझ लीजिए कि देखिए ये सेकेंडरी था, है ना, एल्कोक्सी वाला, एल्कोक्सी एनाइन जो है की वाली जो कार्बन है। अगर ये टर्शरी भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ एक मिथाइल और लगा दें तो ये यहाँ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको टर्शरी कर दिया, हेलो एल्केन को, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि ये बिल्कुल, ये जो CBr बॉन्ड है ना जो कि ब्रेक होने जा रहा है, ये बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल 180 डिग्री पे, यानी यहां से आता है एल्कोक्सी एनाइन या कोई भी न्यूक्लियोफाइल, और इसके जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है सिग्मा स्टार उसको कहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर एंकर करता है। अब अगर ये टर्शरी होगा तो इसको वो एक्सिस ही नहीं मिलेगी, वो पहुंच ही नहीं मिलेगी और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आने के लिए, और जिसकी वजह से रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन होता ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर है या समटाइम्स सेकेंडरी पे, बट नेवर एट द टर्शरी। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी जो पिछली एग्जांपल थी ना, ये थी इंटरमोलिक्यूलर, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल के दरमियान रिएक्शन हुआ था, यानी इसका इससे हुआ था। लेकिन अब जो है ये इंट्रामोलिक्यूलर है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, और ऐसा होगा तो यकीनन रिंग बनेगा। ये अल्कोहल है यहां से OH है, और ये हेलो एल्केन, यानी एक ही मॉलिक्यूल में क्लोरीन भी और हाइड्रोक्सी भी है। अच्छा, बहरहाल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, surely it will deprotonate this alcohol to make oxyaniline, and now this oxyaniline will attack this alpha carbon to make a cyclic ether, a 5-membered cyclic ether. ठीक है, which is called oxolane. ठीक है, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम है इस रिंग का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और इसका IUPAC नेम है ऑक्सोलेन। ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये रिंग में ही रिंग फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक ही रिंग का पार्ट थे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखें, ये आपके सामने एग्जांपल है। सर पहले वाला एग्जांपल दोबारा दिखा। पहली एग्जांपल 1 या 2? 2 सर। 2 ये रही, देख लीजिए, पूछिए कोई क्यूरी है तो। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर जो अगर हमारे पास जो एल्काइल होगा वो अगर टर्शरी होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना? एक मिनट, अगर यहाँ पे टर्शरी होगा हेलो एल्केन वाली कार्बन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एल्काइल, यहाँ पे टर्शरी हो तो फर्क नहीं है, मैं यही बता रहा था। आप पूछें क्वेश्चन। तो सर SN1 नहीं हो सकता अगर टर्शरी होगा तो? SN1 हो सकता है, लेकिन SN2 नहीं होगा, हम तो SN2 की बात कर रहे हैं। ओके सर, सही है। ठीक है।
अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये जो बॉन्ड्स है ना, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये वेज्ड बॉन्ड कहलाता है, WEDGED, वेज्ड बॉन्ड, ये जो बोल्ड है। और ये जो डॉटेड है इसको हैश्ड, HASHED कहते हैं, हैश्ड बॉन्ड। लाइबा आमिर 1 मिनट। तो ये जो वेज्ड बॉन्ड है इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, और हैश्ड बॉन्ड का मतलब होता है बिलो द प्लेन। तो मतलब इस मॉलिक्यूल में ये कहना चाह रहे हैं कि दिस हाइड्रोक्सी इज अबव द प्लेन दैट इज कमिंग टू यू। यानी जैसे आप इसको व्यू कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त, तो आप अज्यूम करें कि ये हाइड्रोक्सी स्क्रीन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आ रही है, और जो आयोडीन है ये बिहाइंड द प्लेन है, यानी ये स्क्रीन के उस पार जा रही है, आपके अगेंस्ट, आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इन बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब होता है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल को बनाते हैं 2D सरफेस पर है, या तो कागज से बनाएंगे, पेपर पे या बोर्ड पे या स्क्रीन पे, सारी चीजें 2D होती हैं। तो 2D मटेरियल पे 3D पिक्चर इसी तरह बनाई जाती है कि आप इसको डिफाइन कर लेते हैं बॉन्ड्स को। वरना अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि हम यूं बॉन्ड बनाते जो कि प्लेन पे बनता है, एक बॉन्ड हवा में आपकी तरफ OH बनाते एक बैक साइड पे, और वो नजर भी आ रहा होता, तो हम यकीनन ये हम यूज नहीं करते। जी लाइबा आमिर, पूछिए क्वेश्चन। सर बस मैं ये कंफर्म कर रही थी कि जब SN1 रिएक्शन होगा तो फिर प्राइमरी नहीं हो सकता जो हमारा रिएक्टेंट होता है। यस 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 यस, SN1 में प्राइमरी नहीं होता, टर्शरी होता है, क्योंकि SN1 में लीविंग ग्रुप निकलता है पहले, उसके बाद जो कार्बोकटाइन है वो कुछ देर सर्वाइव तो करे, यानी स्टेबल कार्बोकटाइन बने। तो प्राइमरी में तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में तो प्राइमरी कार्बोकटाइन बनेगा, इसलिए SN1 नहीं हो सकता प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। अच्छा, तो ये इसका रिएक्शन है, बस सिंपल है। देखें, ये हाइड्रोक्साइड ने यकीनन सबसे पहले इस H को निकाला होगा, O नेगेटिव बना होगा, है ना। फिर इस O नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक करके आयोडीन को निकाला होगा। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गया यहां से, ये यानी ये कार्बन और ये कार्बन के साथ एक और कार्बन, बीच में एक ऑक्सीजन आ गई जो कि अबव द प्लेन है, आपकी तरफ आ रही है। 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इज कॉल्ड इपॉक्साइड। ये इपॉक्साइड रिंग है, EPOXIDE, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड IUPAC नेम है, सॉरी कॉमन नेम है, और ऑक्सीरेन इसका IUPAC नेम होता है, ऑक्सीरेन। ठीक है, वो तो खैर आपको लिटरेचर में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अच्छा, अब स्टीरियो केमिस्ट्री अबव द प्लेन है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि OH ने आयोडीन की अपोजिट साइड से अटैक किया। देखें, CI बॉन्ड पीछे की तरफ है, बिहाइंड द प्लेन है, तो OH यकीनन अबव द प्लेन अटैक करेगा। तो इसलिए ये जो नया CO बॉन्ड बना है, ये वाला, देखें ये तो पुराना वाला CO बॉन्ड है, ये तो अबव था और अबव अभी भी है, लेकिन ये जो नया वाला CO बॉन्ड बना है ये भी अबव बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अबव द प्लेन आया है और उसने आयोडीन को पुश करके निकाला है बाहर। ठीक है, अब यहां अगर आप जी पूछिए, इसमें फॉर एग्जांपल OH हेज पोजीशन पे हो तो जो हमारे पास एपॉक्साइड बनेगा वो भी मतलब उसकी डिफरेंट प्लेन्स होंगी। आप जो क्वेश्चन पूछ रही है वो यही नीचे आ गया लिखा हुआ, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? अच्छा जी जी सर। तो यही मैं जवाब देने वाला था, एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर दोनों सेम प्लेन पर होते हैं, या तो दोनों अबव होते हैं या दोनों बिलो होते हैं, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो इपॉक्साइड ऑब्जर्व्ड। और इसका रीजन क्या है? देखें इसको, मैं देखता हूं आगे नहीं, आगे मेंशन नहीं है। देखें, हाइड्रोक्साइड इस H को निकालेगी, बिल्कुल सही है, ऑक्सी एनाइन बनेगा। अब ये O नेगेटिव जहन में रहे कि ये पीछे की तरफ है, दोनों ही पीछे की तरफ है, तो ये पीछे से आगे घूम के अटैक कर ही नहीं सकता, इतना लंबा बॉन्ड थोड़ी है। ये पीछे से अटैक करेगा तो आयोडीन बीच में आएगा। तो मतलब इस ऑक्सी एनाइन के पास वो राइट ट्रेजेक्ट्री है ही नहीं जिससे ये CI बॉन्ड तोड़ सके, यानी CI के ये एंटी पैरेलल जा ही नहीं सकता। तो यही वजह है कि रिएक्शन नहीं होगा। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी SN2 रिएक्शन जब भी होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है लिविंग ग्रुप के अल्फा कार्बन पे, तो वो उसके एंटी पैरेलल पोजीशन से करता है, यानी 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन पे करता है। जी मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन।
मुझे नीचे वाला ज्यादा आसान लग रहा है। आपको लग रहा है, लेकिन बहरहाल इसके पास वो ट्रेजेक्ट्री नहीं है ना, वो रास्ता नहीं अटैक करने का। यही तो रिएक्शन मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो चीज आसान हो बज़ाहिर अपेरेंटली दिखने में, वो भी नहीं होती है अगर आपकी फाउंडेशन बनी हो मैकेनिज्म की। मैं आपको फिर रिकॉल कर देता हूं। देखिए SN2 रिएक्शन में ये होता है ना कि न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करता है और लीविंग ग्रुप निकल जाता है। अब लीविंग ग्रुप यानी C लीविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो टूटता है, तो C लीविंग ग्रुप का बॉन्ड जिस डायरेक्शन में होगा ना, बिल्कुल उसकी एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में से न्यूक्लियोफाइल आता है। ये रूल मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं और से आ सके। तो अब अगर एक मिनट रुकिए आयशा जुनैद, अब अगर ये इस केस में, नीचे वाले केस में ऑक्सीजनाइन को अटैक करना है CI के एंटी पैरेलल, तो कर ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पीछे की तरफ है, तो ये पीछे से घूम के आगे आ ही नहीं सकता, इतना बॉन्ड की इतनी लेंथ थोड़ी होती है इसकी। यहाँ ऊपर वाले केस में हो गया था क्योंकि ये अबव था, तो आराम से ये ऊपर ऊपर से अटैक करके पीछे नीचे से आयोडीन को निकाल दिया था। जी आयशा जुनैद। सर ये जो सेकंड वाला रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा या प्रोडक्ट में इपॉक्साइड फॉर्म नहीं होगा? नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट बन जाएगा, यानी ONA बन जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ ना पहले स्टेप में बना हुआ होगा ना ONA, दैट्स इट। अब उसको आप रिएक्शन कह लें, वैसे रिएक्शन तो कहलाएगा वो है, टेक्निकली एसिड बेस रिएक्शन तो हो जाएगा ना, लेकिन जो हम डिजायर्ड हमारी प्रोडक्ट है हम वो अचीव नहीं कर सकते, तो ONA बन के रुक जाएगा। अब वापस आपको अगर स्टार्टिंग मटेरियल रिकवर करना है तो आप थोड़ा सा एसिड डाल दें, तो वापस O नेगेटिव से OH हो जाएगा दोबारा, ठीक है। तो टेक्निकली रिएक्शन तो होगा, लेकिन हम उसको कभी कहते हैं नो रिएक्शन, तो उससे हमारा जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि कोई मेजर अचीवमेंट नहीं मिली है, ठीक है। नो रिएक्शन से ये मतलब होता है। नो रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल भी 100% कुछ हुआ ही नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, जैसे यहाँ पे O नेगेटिव और Na पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी अमूमन यहाँ लिखते हैं नो रिएक्शन। उससे हम मतलब ये ले रहे होते हैं कि यार इपॉक्साइड नहीं बना और कोई और भी ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ। एसिड बेस रिएक्शन तो अक्सर होते ही रहते हैं, तो हम उसको इतनी कंसिडरेशन नहीं दे रहे होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब हम उसके होते हुए भी नो रिएक्शन बोल रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ईथर को बनाने का ये रहा। अच्छा, ये भी कुछ देखा है, मैं रिकॉल कराता हूं। आपने जब एल्कीन के रिएक्शंस पढ़े थे तो उसकी हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़े थे, आपको याद होगा, और 3 टाइप्स के थे। एक था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, और एक था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, और यही चीज हमने फिर दोबारा अल्कोहल की केमिस्ट्री में पढ़ी थी इसकी सिंथेसिस में। अच्छा, अब ये 2 दफा आप पढ़ चुके हैं, तो अब वापस रिकॉल करें। जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था, वहां पे क्या होता था? पहला स्टेप, जो पाइबॉन्ड था वो मरकरी पे अटैक करता था, एक एसिडेट निकलता था और एक 3 मेंबर ड्रिंक बनता था मरकरी कंटेनिंग, जिसको हम मर्क्यूरिनियम आयन कहते थे, ठीक है। फिर वाटर अटैक करता था और मरकरी रिंग ओपन होता था, तो एक कार्बन पे OH आता था और दूसरे कार्बन पे Hg और OAC आता था। कुछ याद आ रहा है? जी सर। ठीक है, और फिर वो Hg अगले स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट से अटैक होकर H आ जाता था, यानी बोरो आयोडाइड Hg को रिप्लेस कर देता था। तो हमें इस तरह अल्कोहल मिलती थी और एंटी मार्कोनिकोव मिलती थी। ये होता था उस वक्त जब हम पढ़ते थे। तो बस इसमें जरा सी मॉडिफिकेशन करें, जो रेड कलर की हुई है। व्हाट इफ यू डू नॉट यूज द वाटर बट यूज द अल्कोहल? रादर देन attacking of the water to the mercurinium ion, the alcohol will attack to make this alkoxy containing intermediate, and later in the second stage the same thing will happen, that is the reduction, and we will end up with this product which is ether in nature. Any query for this particular reaction? No sir. No, very good. सर Excused. सर मुझे पूछना ये था कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड ज्यादा रिड्यूसिंग मतलब नेचर रखता है कि लिथियम बोरोहाइड्राइड? लिथियम बोरोहाइड्राइड ज्यादा रखता है, लिथियम। लेकिन यहाँ पे इतने हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है ना,
क्योंकि मरकरी है उसको रिमूव करना है, यानी डीमर्क्यूरेशन जो ऊपर हेडिंग में डली है वो इससे हो जाएगी। देखिए CH बॉन्ड कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ये वीक बॉन्ड होता है। और दूसरा मरकरी का आपको पता है साइज भी काफी बड़ा होता है, तो एक बड़ा एटम तो वैसे ही बहुत ससेप्टेबल होता है डिपार्ट करने के लिए, निकलने के लिए, ठीक है। तो उसकी लीविंग टेंडेंसी अच्छी है। जब लीविंग टेंडेंसी अच्छी है तो फिर आप एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट यानी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से भी काम चला सकते हैं। और बहुत इकोनॉमिकल भी होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, बहुत ही कॉमन है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। बस सर बस हमारे पास एल्कीन्स में जी पूछे पूछे। सर हमारे पास एल्कीन्स में Hg के साथ सिर्फ एक OH नहीं आता था। हाँ एक आता था, ये गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि यू आर राइट, क्योंकि जब पाई बॉन्ड अटैक करेगा Hg पे तो एक OH ही निकल जाएगा। ये एक आप रिमूव कर दें, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। जी मोहम्मद उस्मान। सर अगर सेकंड में NaBH4 यूज हो रहा है ना, तो अगर हमें हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कोई ऐसा कोई साइड हो जो रिड्यूस हो सकता है, तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? हाँ दूसरा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस क्वेश्चन। इसका जवाब है कि यू विल नीड टू प्रोटेक्ट दैट ग्रुप फर्स्ट। आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एल्डिहाइड मौजूद है कहीं और, तो यकीनन सोडियम बोरोहाइड्राइड उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल में, along with दिस रिएक्शन, है ना, दोनों काम हो जाएंगे। तो फिर आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन तो मैंने आपको बताई थी। आप ग्लाइकोल यानी 1,2-डायोल जो होता है ना, उससे आप पहले ट्रीट कराएंगे सबसे पहले, तो वो आपका एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना काम निपटाएं, ये जो भी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, फिर आप आखिर में उसको डी प्रोटेक्ट कर दें। तो अगर कोई बीच में फंक्शनल ग्रुप बॉदर कर रहा हो तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है सबसे पहले स्टेप में, यानी अपना असली काम शुरू करने से पहले, और फिर लास्ट में डी प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो ये जो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन है, ये 2 स्टेप्स का इजाफा कर देती है आपके रिएक्शन की स्कीम के अंदर, ठीक है। सही है सर। ओके। और ये मार्कोनिकोव रिजियो सिलेक्टिविटी है तो खैर हमें पता ही है कि इसलिए OR मिडिल में आया, कोने में नहीं आया, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मरकरी है, ये ट्राइफ्लोरोएसीटेट है, बिस ट्राइफ्लोरोएसीटेट, और ये देखिए IPROH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये आइसोप्रोपॉक्सी एनाइन जो है, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप, वो अटैच हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में रिजियो सिलेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, दोनों सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं, यानी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई बहस ही नहीं है कि कौन सी साइड पे जाके न्यूक्लियोफाइल वो आएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। तो बहरहाल ये आप ये बन जाएगा। जी उस्मान, एक मिनट पीछे कर, ये लें। सही है सर, सही। अच्छा अब रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखिए हमने 2 मेथड्स पढ़े सिंथेसाइज करने के ईथर को। एक हमने जो पढ़ा एल्कोक्सी एनाइन जो था, यानी एल्कोक्साइड, उसका अटैक SN2 मोड से हेलो एल्केन पे, और दूसरा एल्कीन की ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बट इन द अल्कोहलिक सॉल्वेंट, ऑब्वियसली नॉट इन द वाटर। नाउ कम टू द रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ये है वो टॉपिक जिससे आपके काफी क्वेश्चन जो हैं वो आंसर्ड हो जाएंगे, जो आप शुरू में पूछना चाह रहे थे कि सर ईथर क्या एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है या ये व्हाटएवर जो भी था, तो यकीनन ईथर एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा अब देखें, डाई एल्काइल ईथर्स रिएक्ट विद वेरी फ्यू रिएजेंट्स अदर देन एसिड्स। एसिड से तो करता है लेकिन एसिड के अलावा बहुत कम रिएजेंट से करता है। और अगर एसिड से करता है तो पहला स्टेप क्या होगा? यकीनन एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन पर अटैक करेंगे और Br को डिपार्ट कर देंगे, तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन है ये, ठीक है। ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो ही गया है तो आप देखें अगला स्टेप क्या हो सकता है। ये तो खैर थ्योरी मैं स्किप करता हूँ। ये देखिए, जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा H यानी ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, तो जो ब्रोमाइड है वो अल्फा कार्बन पर अटैक करके CO बॉन्ड को तोड़ सकता है, और तोड़ेगा तो जब अटैक करेगा तो हेलो एल्केन बन जाएगा यहां से, ठीक है।
यानी क्लीवेज ऑफ एन ईथर, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 इक्विवेलेंट इसलिए लिखा हुआ है कि जो पहले स्टेप में एक हेलो एल्केन मिलेगा और ये आपको इथेनॉल मिलेगा, बाद में इस इथेनॉल की फर्दर प्रोटोनेशन होगी, यानी प्रोटोनेशन होगी तो OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रोमाइड जो है फिर इस अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो ओवरऑल 2 इक्विवेलेंट्स यूज हुए HBr के, 2 इक्विवेलेंट्स मिले हैं हेलो एल्केन के और 1 वाटर मॉलिक्यूल मिले। और आप ये कलर कोडिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेड वाले जहां से आए हैं, ब्लैक वाले यहां से आए हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। हाँ भाई, पहला स्टेप क्या होगा? वो पे H लगेगा, प्रोटोनेशन। H पे अटैक कर देगा सर। वेरी गुड, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा, सिंपल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर ये जो ब्रोमीन है ये अल्कोहल ग्रुप को लोन पेयर की वजह से पुश आउट कर रहा है या मतलब किस तरह से? जी जी, लोन पेयर की वजह से कर रहा है। इसको ब्रोमीन ना कहें, इसको अब आप ब्रोमाइड कहें, क्योंकि एनाइन है ना। ब्रोमीन तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है Br2, ये ब्रोमाइड है और ब्रोमाइड इसलिए पुश आउट कर रहा है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस है, जब भी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इस अल्फा कार्बन पर अटैक करके निकाल देगा। अच्छा, ये अल्फा कार्बन इस पे भी अटैक कर सकता है, एक ही बात है सर। मैं जी सर ये ब्रोमाइड जो आयन है वो जाके डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज पे अटैक क्यों नहीं करता? ये बात तो मैंने आपको बहुत लेक्चर पहले बताई थी कि जो हर पॉजिटिव सेंटर होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह हर न्यूक्लियोफिलिक, हर एनायनिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता। ये तो मैंने आपको बताई थी एक दफा बात। इसलिए नहीं कर रहा कि देखें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, आपने 3 कर दी लोन पेयर देकर, ट्राइवेलेंट कर दिया, इससे पॉजिटिव चार्ज डबल अप हो गया। अब आप इस न्यूक्लियोफाइल को ऑक्सीजन पे लाएंगी ना तो 4 वैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। ऑक्सीजन के पास कोई अब ऑर्बिटल ही नहीं है मौजूद जिसमें वो कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर एंकर करवा सके। तो पॉजिटिव ऑक्सीजन हैज नेवर बीन एन इलेक्ट्रोफाइल, वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, ठीक है सर। जी। सेकंड स्टेप में हीट करेंगे ना? सेकंड स्टेप कौन सा है? ये एक ही स्टेप है, 1 गो में काम हो रहा है। हीट करना था ना इस पूरे जी रिएक्शन में। जी 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 जी। और उसकी वजह क्या थी? ताकि इसको आसानी से लीव कर सके। क्या पूछना चाह रहे हैं? सॉरी, मुझे दोबारा बोले। ये हाई टेम्परेचर में हो रहा है ना? नहीं नहीं, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन ये वाला ईथर वाला नहीं नहीं, हाई टेम्परेचर में नहीं हो सकता, क्योंकि डाइथाइल ईथर का तो बॉइलिंग पॉइंट ही 36 होता है। ईथर जो है ना, ये स्टार्टिंग मटेरियल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 36 है, वो तो वैसे भी आता है। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा जी। आप रिएक्टिविटी में मसला होगा, मसला कहाँ होगा? यहाँ कोई मसला नहीं होगा। तो फिर ईथर अनरिएक्टिव। ईथर क्या है? सॉरी, ईथर अनरिएक्टिव। ईथर लेस रिएक्टिव है, नहीं लेस रिएक्टिव। अच्छा, एल्केन अनरिएक्टिव होता है, ईथर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। और देखें यहाँ लिखी तो है ये बात, मैंने आपको बता, ये देखें ये कहाँ लिखी है, ये देखें, डायल्काइल ईथर्स रिएक्ट विद वेरी फ्यू रिएजेंट्स अदर देन एसिड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें ये हीटिंग तो लिखा है, ये आप कहना चाह, शायद आपने देखा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो डाइथाइल ईथर होता है आप हीट नहीं करेंगे, क्योंकि ईथर का अपना बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस होता है। और 36 तो कराची में आपको पता है गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच जाता है, और लाहौर में भी पहुंचता है, यकीनन हर जगह पहुंचता है। तो आप खुद बताएं कि इतनी मतलब जून जुलाई के मौसम में तो आप वैसी रिएक्शन आपके लिए करना मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ईथर आपके पास लिक्विड फॉर्म में बचेगा ही नहीं, ये तो वैसे ही वेपराइज कर जाएगा इस टेम्परेचर पे जब 35 से ऊपर होगा। जी, फारिया अली हुंजा। सर आप अभी वाला रिएक्शन वापस लेके आए? ये लिया आया, ये वाला नहीं सर, जिसमें अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बन रहा था, ये वाला था। जी सर। सर इसमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जैसे हम विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन में कर रहे थे, ये दोनों वापस रिएक्ट करके ईथर की फॉर्मेशन करें?
बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, जब भी तो रिवर्सिबल एरो भी आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल है। ठीक है, अब लेकिन देखें, बात सुने, जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं ना उनके लिए फिर आपको ली शटले प्रिंसिपल लगा के अपने हिसाब से उनकी डायरेक्शन को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ईथर जो है वो अगर बनता भी है तो आप एसिड की क्वांटिटी ज्यादा कर दें स्टार्टिंग में, देखा ना, रिएक्टेंट ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा होगी। तो आप ये रिएक्शन करते ही HBr में, यानी यहाँ पे HBr आप एज अ कैटलिस्ट ऐड ना करें। आप ये ना करें कि इसमें HBr 2-3 कतरे टपका दें, आप HBr में उठा के रिएक्शन कर दें, तब HBr ज्यादा हो जाएगा ईथर से रेशियो वाइज, क्योंकि ये ईथर भी लिक्विड होता है डाइथाइल ईथर, और HBr भी लिक्विड होता है। तो जब ये रेशियो वाइज ज्यादा हो जाएगा तो वैसी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर बैकवर्ड में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज्ड। सर इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो ये है कि presence of HBr to protonate this species so that the reaction may go forward. HBr मौजूद है एक्सिस में, तो O को प्रोटोनेट किया, ईथर वाले O को, तो प्रोटोनेटेड ईथर बना जिसको ऑक्सीजन हमने कहा था। उसके बाद फिर दोबारा जो इसके बाद जो एल्कोहल बनी वो दोबारा प्रोटोनेट होकर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो ड्राइविंग फोर्स ये है कि एंट्रोपिकली फेवर्ड रिएक्शन है, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। जी मोहम्मद उस्मान। सर इसमें मुश्किलात कोई नहीं है ना? नहीं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई मुश्किलात नहीं है, और ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत आसानी से हो जाता है ईथर यानी डाइथाइल ईथर और HBr का। ठीक है, ठीक है, मुश्किलात नहीं है कोई। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इपॉक्साइड। इपॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इपॉक्साइड कॉमन नेम है, ऑक्सीरेन IUPAC नेम है। 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग एन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इपॉक्साइड। ये तस्वीर देख लें और इसको अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें, ये आपको बहुत जगह नजर आया करेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको इपॉक्साइड कहते हैं। ये जो रिंग है ना, ये स्ट्रेन्ड है, इसमें स्ट्रेन है, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग वैसी स्ट्रेन्ड होता है, आपको पता है, क्या ख्याल है? क्योंकि जितना लेस मेंबर्स होंगे रिंग में उतना स्ट्रेन होगा। और ऊपर से फिर ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी तरफ पुल करेगा ना, तो ये जो अपने दोनों अल्फा कार्बन हैं, ये वाला और ये वाला, इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा टू समहाउ। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आता है तो फौरन अल्फा कार्बन पर अटैक करके इस CO बॉन्ड को क्लीव कर देगा, जिससे इस इपॉक्साइड रिंग को राहत मिलेगी, यानी कि रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि वो उसका स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। गॉट मी? सर मैं इसको ईथर कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये ईथर ही है। फर्क ये है कि ये साइक्लिक ईथर कहलाता है, क्योंकि साइकिल में। ठीक है, ये साइक्लिक ईथर है। सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड यानी इपॉक्सीडेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। एल्कीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे बहुत सारे, उनमें से एक पढ़ा था परऑक्सी एसिड्स का, और हमने उसमें पर्टिकुलर एग्जांपल ली थी MCPBA की, जो इपॉक्साइड बनाता है। MCPBA स्टैंड्स फॉर मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और आप पर एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये MCPBA इसलिए यूज करते हैं कि उसको हैंडल करना आसान होता है। ये पाउडर होता है व्हाइट कलर का, और ये बहुत जगह जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना उनकी हैंडलिंग आसान होती है यकीनन गैस लिक्विड के मुकाबले में, और लिक्विड की हैंडलिंग आसान होती है गैस के मुकाबले में। ठीक है, मैकेनिज्म मैं इसको पास कर देता हूं क्योंकि हम इसको एल्कीन के रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ एक बात फिर रिकॉल कर दूं कि MCPBA में 3 ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें से ये रेड वाली इलेक्ट्रोफिलिक है, ना ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन ना ये वाली ऑक्सीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए है कि जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये OO बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा, जो कि स्टेबल स्पीशीज है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये परऑक्सी एसिड है, ये एल्कीन है, और ये इस तरह देखें कितने सारे एरोज हैं। ये मैकेनिज्म आप मेरे पुराने लेक्चर एल्कीन केमिस्ट्री में देख सकते हैं अगर आपको डिटेल मैकेनिज्म देखना है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे डबल डेकर होना चाहिए था बिल्कुल,
जो एक दफा मैंने बताया था आपको, वो जरूरी बनाना होता है, वही इस बात को बताता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन पहला इन्होंने लिख दिया है तो मतलब फिर है ही वैसी भी है, लेकिन अगर ना लिखते तो डबल डेकर बनाना जरूरी था, ठीक है। कंसर्टेड कहते हैं साइमल्टेनियस, यानी सारा काम एक साथ हो रहा है, यानी ये जो 1 2 3 4 5 एरोज है ना, ये कोई ऐसे नहीं है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, सब कुछ एक साथ ही हुआ है, कंसर्टेड, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट है। और देखें इस तरह ये आपका इपॉक्साइड बनेगा, और देखें इससे आपको ज्योमेट्री का भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो ओ आया है रिंग में, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी ये इस एल्किन को देखें, ये स्क्रीन पर है और ओ ऊपर उठ के आया क्योंकि पैरासिड ऊपर से आया था, तो ये इपॉक्साइड बन गया, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और मेन प्रोडक्ट इपॉक्साइड है। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वही थोड़ी सी देखते हैं इसकी। देखें ये एल्कीन जो आपको मालूम है कि दो किस्म के होते हैं, या ट्रांस होता है या सिस होता है। तो अगर आप ट्रांस एल्कीन को ट्रीट करते हैं एमसीपीबीए से, तो आपको ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा, और सिस करते हैं तो सिस मिलेगा। देखे ना कि ट्रांस में क्या था, दोनों एल्काइल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इपॉक्साइड में भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और सिस में दोनों एल्काइल सेम डायरेक्शन में, तो इपॉक्साइड में सेम डायरेक्शन होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, देखिए ये ट्रांस और सिस जो है ना, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो जो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें स्टार्टिंग मटेरियल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो डिक्टेट करे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को, यानी वो बताए कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, उन रिएक्शंस को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस in which the stereochemistry of the starting material dictates the stereochemistry of the product, ठीक है। वो अगर डिक्टेट करे, यानी ट्रांस एल्कीन बता रहा है कि जो इपॉक्साइड है उसको भी ट्रांस होना चाहिए, ट्रांस सिस एल्कीन बता रहा है कि जो इपॉक्साइड है उसको भी सिस होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। एक और टाइप का रिएक्शन होता है, उसको स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं, वो डिफरेंट होता है, वो जब आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कुछ बातें उन्होंने कही हैं, देखें ये अब आपके पास मॉलिक्यूल में अगर दो जगह पे डबल बॉन्ड है और आपने एमसीपीबीए के 1 इक्विवेलेंट से ट्रीट किया, तो इपॉक्साइड कहाँ बनेगा, राइट वाले एल्कीन पे या लेफ्ट वाले एल्कीन पे? जी मोहम्मद उस्मान, पहले आप पूछ लें फिर मैं आके कंटिन्यू करूंगा। सर हम लोग क्या पहले एक बात कर रहे थे हेज्ड वेज्ड जी और उससे हाँ इपॉक्साइड, तो ये पीछे क्यों नहीं देखा हमने, एक स्लाइड पीछे कर दें यहाँ पे। हाँ क्या नहीं देखा? एक मिनट, इसमें सिस को देखिए, सिस में तो दोनों है वेज्ड है नहीं इसको। अच्छा मैं आपकी बात समझ गया। वो जब हम ऑक्सी अल्कोहल को डीप्रोटोनेट करके अल्फा कार्बन पर अटैक करवा रहे थे, उस वक्त जो आप कहना चाह रहे हैं ना, एक जगह रिएक्शन हुआ था एक जगह नहीं हुआ था, वो अलग केस था। देखिए ये तो फ्लैट मॉलिक्यूल है ना, एल्कीन तो फ्लैट होता है, प्लेनर होता है। तो ये जो चारों कार्बन है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये एक ही प्लेन पर है। तो एमसीपीबीए तो सीधा सीधा ऊपर से डिलीवर हो गया या नीचे से डिलीवर हो जाएगा, तो इधर रिस्ट्रिक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो इधर वो मसला नहीं है कि आप ये समझे कि किसी एक टाइप में होगा किसी दूसरे टाइप में नहीं होगा। वो तो उस वक्त था जब लिविंग ग्रुप के एंटी पैरेलल जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा था। भाई यहाँ तो सीधी सी बात है, अगर आप सिस को देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, अगर मैं इस पे इपॉक्साइड लाता हूं तो ये सीधा सीधा ओ ऊपर की तरफ आ जाएगा, जैसे यहाँ बनाया था। ये देखें, आप इसको गौर से देखें ना, ये ओ, ये इस तरह दिखाने का मकसद ये है कि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी ये मॉलिक्यूल, यानी ये 3 कार्बन 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 कार्बन, यानी 6 कार्बन, समझे कि ये जमीन पे है, फ्लोर पे बैठे हुए, और ऑक्सीजन आपने ऊपर की तरफ उठा लिया, जैसे कोई हैंडल समझ ले किसी चीज को पकड़ने की, पकड़ को उठाने के लिए। तो ये एक अलग चीज है। एक्चुअल मैं बताऊं आपको, मॉलिक्यूलर मॉडल से ये चीज अच्छी समझ में आती है। मॉलिक्यूलर मॉडल्स होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, वो आप जब फिजिकली मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा मॉलिक्यूलर मॉडल्स क्या होते हैं। बाकी फिर ये है कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं 3 डायमेंशनल, जो मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं और उनकी जो ज्योमेट्री है, ओरिएंटेशन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उससे डील करते हैं। वहाँ पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है कि मॉलिक्यूल 3D में दिखता कैसे है और किस तरह रिएक्शन होता है। अनफॉर्चुनेटली हम 2D जो सरफेस है उस पर पढ़ रहे हैं, ऊपर से पढ़ भी ऑनलाइन रहे हैं,
तो मैं मानता हूँ कि वो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पाएगी आपकी जो फिजिकली होती है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आपको काम ही करना होगा कि थोड़ा सा ना इसको 3D इसकी जो एनिमेशन है वो जरूर देखिएगा, इंटरनेट पे बहुत ही फ्रीली और इजीली अवेलेबल है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह ये जिसकी ज्योमेट्री होती है। फिर भी ना हो तो कोई इशू नहीं है, अभी आपका काम चल जाएगा स्कैन की हद तक। आपकी ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इपॉक्साइड बनेगा एल्कीन से, और इपॉक्साइड जो है वो सिस एल्कीन होगी तो सिस होगा, ट्रांस होगी तो ट्रांस होगा। यहां मैं बात कर रहा था ट्रांस एल्कीन, सॉरी, दो एल्कीन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये वाली यानी ये जो टेट्रा एल्काइलेटेड एल्कीन है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस डाई एल्काइलेटेड एल्कीन। सो यहां पे इपॉक्साइड बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा, ये इसकी सिलेक्टिविटी है। मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड रिएक्ट्स फास्टर। और रीजन क्या है इसका? हाँ भाई, कौन जवाब देगा इसका? सर वो इलेक्ट्रॉन मतलब पुश कर रहा होगा डबल बॉन्ड की तरफ, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, लेकिन वो जो एमसीपीपी पे हमला कर रहा है वो ये वाला क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिच, ये वाला क्यों नहीं कर रहा? सर बिकॉज जो ज्यादा एल्काइलेटेड होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, तो वो वेरी गुड, अब बात जबरदस्त, मैं यही सुनना चाह रहा था। वो जो एमसीपीबीए की जो ऑक्सीजन है वो चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो उसको ज्यादा अच्छा एंटरटेन कौन करेगा? जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो उसको उसकी जो प्रेफरेंस होगी, जो उसकी तरजीह होगी उस इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन की, वो ये होगी कि कोई ऐसी स्पीशीज पे अटैक करे जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो, और वो यहाँ पर है। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं इपॉक्साइड के कुछ। मैंने कहा था कि ये स्ट्रेंड मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ना ये बहुत रिएक्टिव होता है इपॉक्साइड, ताकि ये फौरन जो है वो ओपन हो जाए, खुल जाए, इसकी जो रिंग ओपनिंग है वो हो जाए। तो एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग भी होती है और बेस कैटालाइज भी होती है। पहले हम एसिड कैटालाइज देखते हैं। लाजमी बात है, पहला स्टेप क्या होगा? प्रोटोनेशन हो जाए किसकी? ऑक्सीजन की इपॉक्साइड की। वेरी गुड, ये हो गया। देखिए हमेशा सारे रिएक्शन एक जैसे ही होते हैं, कार्बोनाइल में भी ये होता था, कार्बोनाइल ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होती थी। अब जो वाटर है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सर्व करेगा, और इस कार्बन पे या इस कार्बन पे अटैक कर देगा और रिंग को ओपन कर देगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। बाद में आप इसको डीप्रोटोनेट कर लें दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, क्योंकि वाटर जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का मतलब है पानी है, उसमें एसिड डाला हुआ है, तो वाटर तो बहुत सारा होगा, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस H को निकाल के ये प्रोडक्ट बना देगा। तो ओवरऑल क्या हुआ है? रिंग ओपन हुआ और इपॉक्साइड रिंग ओपन हुआ, और क्या बना? डायोल, 1,2 डायोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। अब दो बातें मैं आपको बताता हूं यहीं पे। एक तो ये कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल वाटर नहीं होता, यानी यहां पे NH3 होता, अमोनिया गैस, तो क्या प्रोडक्ट बनती? जी बताइए। सर एक OH की जगह पे NH2 लग जाता। वेरी गुड, एक OH की जगह पे NH2 आ जाता। ठीक है, यानी अमीनो एल्कोहल उसको पढ़ते हैं ना, अल्फा अमीनो एल्कोहल, वो बन जाता। यानी वट एवर द न्यूक्लियोफाइल यू यूज विल ओपन दिस प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड and attach to this particular carbon to have that particular product। ये तो एक बात हो गई जो बताइए आपको। दूसरी बात, ये डायोल हमने एक जगह और बनाना सीखा था, कुड यू रिकॉल? कहाँ हमने पढ़ा था डायोल फॉर्मेशन? सर कोल, केमेनोफोर और ऑस्मियम ओह दैट्स वेरी गुड। जब हम एल्कीन के रिएक्शंस पढ़ रहे थे और बहुत सारे पढ़े थे, उसमें एक आया था डायोल फॉर्मेशन, जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ या कोल्ड कंडीशन में केमोनोफोर के साथ हमने पढ़ा था। तो डायोल को बनाने का एक तरीका वो था एल्कीन से, और एक तरीका ये है इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग। तो और इपॉक्साइड भी हमने वहां पढ़ा था। तो मतलब ये है कि वहां पे यानी एल्कीन केमिस्ट्री में या तो आप एल्कीन को डायरेक्ट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से ट्रीट कर लें या केमेनोफोर कोल्ड कंडीशन से कर लें, तब डायोल मिलेगा, वरना दूसरा तरीका 2 स्टेप,
आप पहले एल्कीन को MCPBA से ट्रीट करें तो इपॉक्साइड बनाएं, फिर इपॉक्साइड को एसिड कैटालाइज रिंग ओपन कर दें, तब भी डायोल मिल जाएगा। जी मोहम्मद उस्मान। सर मुझे पूछना है, अगर स्टार्टिंग जो स्पीक लाउडर प्लीज। रिएक्टेंट है उसके एक तरफ कोई और, हेलो सर वो जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, हाँ हाँ हेलो सर आवाज आ रही है? यस 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 स्टार्टिंग प्रोडक्ट है इपॉक्साइड जो है, उसके एक कार्बन की तरफ कोई दूसरे R ग्रुप्स हो, तो वो रिंग किस तरफ, ऑक्सीजन किस तरफ जाएगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको कहते हैं रेडियो सिलेक्टिविटी, यानी जो रिंग की ओपनिंग है वो किस कार्बन की तरफ से होगी। इसमें देखें सीधा सा जवाब है, चूंकि ये एसिड कैटालाइज्ड है तो जो जितना हिंडर्ड कार्बन होगी ना इन दोनों में से, वहां पे वाटर अटैक करेगा। यहां देखें आगे एग्जाम्पल अगर आए तो आएगी तो आपको दिखा दूंगा। जो जितनी हिंडर्ड कार्बन होगी, यानी फर्ज करें यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना, आसानी के लिए समझ लें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो वाटर इस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे 2 मिथाइल लगे हुए होंगे, ना कि जहां पे 2 H लगे हुए होंगे, यानी हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये उल्टी बात क्यों कर रहे हैं आप, हिंडर्ड पे तो मुश्किल होती है और लेस हिंडर्ड पर आसानी होती है। तो वजह यह है कि भाई फॉर द टाइम बीइंग आप इसको SN1 ट्रांजिशन स्टेट समझ लें, SN1 रिएक्शन समझ लें। तो इसको हम एक्चुअल में हम लूज SN1 कहते हैं। अगर आपको याद हो, एक दफा मैंने एक टर्म यूज की थी बहुत पहले, लूज SN1। तो वो ये होती है कि फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं CO बॉन्ड को ब्रेक वैसे ही कर दूं बगैर न्यूक्लियोफाइल को लाए, तो पॉजिटिव चार्ज बजाय ऑक्सीजन पे C पर आ जाएगा, तो जितना सब्स्टिट्यूटेड C होगा उतना बेटर स्टेबलाइज्ड होगा। तो हिंडर्ड कार्बन पे एसिड कैटालाइज मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और बेस में उल्टा होता है। यानी जब अगर ये हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा होता OH नेगेटिव आइन, तो यकीनन ये प्रोटोनेट भी नहीं हुआ होता, तो फिर वो CH2 वाली कार्बन पर अटैक करता, ना कि डाइमिथाइल वाली कार्बन पर अटैक करता। ये चीजें केस टू केस आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही लेक्चर में सारी चीजें कवर हो। जब आएंगी तो मैं आपको उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बेस कैटालाइज की देखो ओपनिंग तो सीधी सीधी हो जाएगी, बेस कार्बन को खोल देगी, कार्बन को अटैक करेगी, रिंग खोल देगी। तो बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग में प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड होती है जो कि खुलती है, बेस कैटालाइज्ड में अनप्रोटोनेटेड इपॉक्साइड होती है जो कि खुलती है, क्योंकि एसिड में पहले प्रोटोनेट होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। बाद में फिर वर्कअप हो जाएगा, उसमें अल्कोहल से प्रोटोनेट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा वो जो मिलना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये आपका नाम क्या था? मोहम्मद उस्मान। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो आ गया, ठीक है। ये अब देखें यहां पे, ये चूंकि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी बेस कैटालाइज की सीधी सी निशानी है कि इपॉक्साइड प्रोटोनेट नहीं है, यानी एसिडिक मीडियम नहीं है। तो यहाँ पे जो लेस हिंडर्ड है बेस कैटालाइज में, लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक होगा, यानी यहाँ पे नीले वाले कार्बन पे ये बन जाएगा और बाद में प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। उस्मान, आर यू वॉचिंग? जी सर। और बाकी स्टूडेंट आप भी देखें कि बेस कैटालाइज्ड मीडियम में लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक होता है, लेकिन देखें एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा, ये रहा, इसमें उल्टा होता है जो मैं कह रहा था आपसे। इसकी वजह यह है कि जब एसिड कैटालाइज्ड में पहले इपॉक्साइड प्रोटोनेट होता है, यानी प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड कहलाता है, तो ये फॉर द टाइम बीइंग जो है ये CO बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो ये वाली जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन होगी, जबकि ये वाली जो है यानी ये वाली वो सेकेंडरी होगी। तो टर्शरी इज समहाउ स्टेबलर, समहाउ क्या वैसे ही स्टेबल होती है सेकेंडरी के मुकाबले में। तो इसीलिए जो मिथेनॉल है या जो भी न्यूक्लियोफाइल है, नॉट नेसेसरीली मिथेनॉल, इट मे बी वाटर, इथेनॉल, अमोनिया और व्हाटएवर, वो अटैक करेगा मोर हिंडर्ड कार्बन पे, तो हमें यहां पे OMe मिलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं लूज SN1 स्टेज जो है, ये यहां लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नाम इसका। अच्छा, अभी आपके सामने स्क्रीन पे 2 तरह से रिएक्शन लिखे, पहले ऊपर वाला देखते हैं, ये साइक्लोएल्कीन है। इफ यू रिकॉल, अगर हम KMnO4 से कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करें या फिर हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से करें तो हमें डायोल मिलता था, है ना। और वो डायोल जो है वो इसकी जो डिलीवरी है वो सेम साइड से होती थी, यानी या तो दोनों OH अबव द प्लेन आते हैं या बिलो द प्लेन आते हैं,
या मैं बात को और आसान कर दूं तो सिस डायोल मिलता है, ट्रांस डायोल नहीं मिलता, क्योंकि मैकेनिज्म में पहले एक 5 मेंबर्ड जो इंटरमीडिएट बनता था, अगर KMnO4 है तो उसको हम पर जी इसको क्यों कह रहे सिस? सिस इसका नाम नहीं होना? सिस कह, अच्छा आप समझते हैं कि सिस और ट्रांस सिर्फ एल्कीन के लिए होता है, शायद इसलिए आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस ट्रांस साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी यूज होता है। अगर दो सिमिलर ग्रुप किसी रिंग पे सेम साइड पे अटैच हैं, यानी दोनों अबव हैं या दोनों बिलो हैं, तो उसको सिस कहते हैं। और अगर अपोजिट साइड पे अटैच है तो उसको ट्रांस कहते हैं। नीचे वाला ट्रांस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। So cis trans is not only for alkene, but it is also for the cycloalkane या ring कह लें, cyclic compound, not for alkene alone, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि डायोल जो बनेगा वो सिस होगा, लेकिन अगर आप इसका पहले MCPPA से ट्रीट करते हैं, यानी इपॉक्साइड रिंग बनाते हैं और बाद में इसकी ओपनिंग करते हैं, तो आपको डायोल जो मिलेगा वो एंटी मिलेगा, ठीक है, यानी ट्रांस डायोल। तो ये रिक्वायरमेंट होता है जब आप कोई सिंथेटिक रिएक्शन लगा रहे होते हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट सिस डायोल की है या ट्रांस डायोल की है, तो इस तरह ये रूट्स बनते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सारे रिएक्शंस को इस कैंप में बिल्कुल इस पे ग्रिप कर लें, लेकिन बहरहाल जितना कर सके उतना अच्छा है। ये तो पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हम कई सालों तक पढ़ते हैं, और आपको हम एक कैंप में तो नहीं पढ़ा सकते, और पढ़ा भी दे तो प्रोबेबली आप सारी इसको ग्रिप भी ना कर सके इसके कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन बहरहाल जितना मैक्सिमम कर लें उतना अच्छा है। वरना बिफोर दी एक्चुअल एग्जामिनेशन का आपको करना ही पड़ेगा, यानी जो एग्जाम होगा आपका जुलाई में, उससे पहले तो करना ही करना है आपको। अच्छा, ये तो बस वही बातें बता रहे हैं कि MCPPA से इपॉक्साइड बना, फिर उसको प्रोटोनेट किया, फिर उसकी ओपनिंग करी, तो एंटी यानी अपोजिट डायरेक्शन में एंटी डायहाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे, और इस डायोल को ट्रांस डायोल कहेंगे, वो बनेगा। तो दैट्स ऑल फॉर द केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? जी स्टूडेंट्स, no question. Okay, take care. Allah Hafiz.